हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी स्टडी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन फॉरेन ट्रेड की। दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी के एग्जाम देखे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है यहां से इस करंट अफेयर से आते हैं। तो मतलब ये करंट अफेयर ही है, बट इसका कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो करंट अफेयर तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ में कर ही रहे होंगे। आज हमारे पास टॉपिक है इंडियन फॉरेन ट्रेड या इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है दोस्तों, एक बार उसको समझ लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड किसको कहा जाता है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड इज द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्चुअली इवन कैपिटल अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। फॉरेन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है दोस्तों जो कि नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस है। मतलब फॉर एग्जांपल विद इन इंडिया व्यापार नहीं होगा, विद इन इंडिया जो है वो ट्रेड नहीं है। अब इंडिया के साथ साथ इंडिया जो है वो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया, यूके, फ्रांस, मल्टीपल नेशन जो है, मल्टीपल कंट्रीज जो है, इंडिया उनके साथ व्यापार कर रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में हम लोग गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं एंड सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, और साथ ही साथ हम कैपिटल को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, मतलब मशीनें वगैरह भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अमेरिका इंडिया से एक्वायर कर रहा है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम चाइना से एक्वायर कर रहे हैं, रशिया से एक्वायर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हर कंट्री किसी ना किसी दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन फॉरेन ट्रेड बोल रहे होते हैं। Herein it help countries in overcoming resource constraint। अब क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें रिसोर्स की कमी हो रही होती है या कमी होती है। अब इस कमी को फुलफिल करने के लिए आप लोगों की मदद करेगा फॉरेन ट्रेड, क्योंकि अब ऐसा है ही नहीं कि आपकी लोकल कंट्री में कुछ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा कि अब आप ऐसी कंट्री को फाइंड आउट करोगे जहां पे वो रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं या वहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस कंट्री के साथ डील करोगे और वो रिसोर्सेज को आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब अभी कहने का मतलब क्या कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट में नहीं है, अभी आप किसी भी रिसोर्स को इजीली एक्वायर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी कार्स जो हैं वो बिल्ड नहीं हो रही होती हैं या नहीं होती हैं, तो इंडिया क्या करते हैं, उन कंट्रीज को ऐसी कंट्रीज जो है जो वो कार्स बना रही है उन कंट्रीज के साथ डील करते हैं और उनको एक्सपोर्ट करवा लिया जाता है, ये इंपोर्ट करवा लिया जाता है। तो अब रिसोर्स जो है उनकी कंस्ट्रेंटमेंट खत्म हो चुकी है। उसके अलावा क्लाइमेटिक लिमिटेशंस, मतलब देखो क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बनने के लिए क्लाइमेट जो है वो जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज है जो जहां पे एरिड कंडीशन है, थोड़ी सी डेजर्टिक लाइक कंडीशन है, और वहां पे राइस की कल्टीवेशन नहीं होती है या बहुत कम होती है। और अब दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे राइस की कल्टीवेशन सरप्लस में है। तो अब क्या किया जाता है कि उन कंट्रीज के साथ डील की जाती है जहां पे सरप्लस राइस है, वहां पे जो डेफिसिट राइस कंट्रीज हैं उन देशों में राइस को क्या किया जाता है, सप्लाई करवाया जाता है। तो आपने देखा कि अब क्लाइमेटिक लिमिटेशंस भी अब यहां पे काम नहीं कर रही हैं कि हम लोग एक कंट्री को रोक सके कि अब क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है और आप इस रिसोर्स को मतलब अवेल नहीं कर सकते। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे अभी रिसोर्स कंस्ट्रेंटमेंट होता था, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास फॉरेन ट्रेड है। तो अब विदेशी व्यापार के द्वारा हम हर एक रिसोर्स को एक्सेस इजीली कर रहे होंगे। उसके अलावा कॉस्ट डिसएडवांटेज बाय इंपोर्टिंग व्हाट दे लैक एंड एक्सपोर्टिंग दैट व्हिच दे कैन प्रोड्यूस कॉम्पिटिटिवली। अच्छा एक चीज और समझना, अब देखिए क्या होता है कि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो हमारे पास ना चॉइस बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में मान लीजिए कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बन रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का प्राइस जो बहुत ज्यादा है, वो राइज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब के किसी और प्रोडक्ट पे भी जाओगे। फॉर एग्जांपल कोई चाइना मटेरियल है तो आप उस चाइना मटेरियल बल्ब को क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप किसी और कंपनी को देखोगे, किसी और कंट्री का बल्ब देखोगे, तो ऐसा ही होने वाला है। तो यानी कि अब फॉरेन ट्रेड में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है जिससे आपके चॉइसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इन डूइंग सो दे आर बैलेंसिंग ग्लोबल डिमांड सप्लाई। अब क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को आइडिया हो कि दुनिया में लगभग लगभग 6 बिलियन से ज्यादा आबादी है और रिसोर्सेज की कमी है। या फॉर एग्जांपल इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया की आबादी जो है दोस्तों वो लगभग 1.6 बिलियन है। अब इतनी बड़ी जनता को इतने कम रिसोर्सेज जो है वो कैसे प्रोवाइड किए जा सके। हालांकि इंडिया इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिसोर्सेज है वो उतने सफिशिएंट नहीं है।
तो फिर क्या किया जाता है, इंडिया दूसरी कंट्री से उनको क्या करवाता है, इंपोर्ट करवाता है। तो इससे होता क्या है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ग्लोबली वो क्या हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बूस्टिंग ग्रोथ एंड एनहांसिंग इंटरनेशनल रिलेशन। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्री जब एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही होती हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उन दो कंट्रीज के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो, क्योंकि वो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर रिलाई करती हैं। और रिलाई करने के फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये रियलाइजेशन हो जाती है, जब आप एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान में इतना ज्यादा ट्रेड हो जाए, अब उस सिचुएशन में क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश है ना वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में उतना ज्यादा क्रिटिकल डिस्प्यूट नहीं होता जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छा सा ट्रेड चल रहा है, या इंडिया और अमेरिका, या इंडिया और रशिया, काफी अच्छा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में क्या है, बहुत बढ़िया फॉरेन ट्रेड चल रहा है, जिससे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एनहांस या इंप्रूव होने की जो है मतलब इंप्रूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड की। दोस्तों स्टडी नॉर्म लाया है आपके लिए जेकेपी कांस्टेबल के ऑनलाइन कोर्सेज, और इन कोर्सेज में हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के पास बहुत बढ़िया तरीके से जो सारे टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। और आप लोग हमारे पहले भी ऑनलाइन कोर्सेज में जो है वो हमें पता है कि एनरोल हो, और आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से हम लोग बैचेस को कवर करवाते हैं। हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो कवर होती है। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन बैचेस, जो कि आपके लिए 1500 के, मात्र 1500 रुपए के जो है ये ऑनलाइन कोर्स जो है आप परचेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक और बेनिफिट है कि अगर आप विक्रम 500 कोर्स को यूज करते हो तो इस सिचुएशन में आपको 500 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और बिल्कुल नॉमिनल फी 1000 रुपए का आपको एक प्रॉपर बैच जो है जेकेपी कांस्टेबल के लिए वो अवेलेबल होने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों आप इस कोर्स को परचेज करिए और आप अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको आगे ले जा सकते हैं। कौन कौन से फॉरेन ट्रेड होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मेजरली 3 टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड होते हैं। इंपोर्ट ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, और एक होता है एंटरपोर्ट ट्रेड। क्या होता है एंटरपोर्ट ट्रेड, उसको भी हम समझेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या हो गया, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिफिकल्ट, कॉस्टली और इनएफिशिएंट इन द गिवन फॉरेन कंट्री, इंपोर्ट ट्रेड कम्स इनटू व्यू। इंडिया इंपोर्ट्स मेनली क्रूड ऑयल, मशीनरी, गोल्ड एंड सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इंपोर्ट ट्रेड। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी किसी देश में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी गुड्स को या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक गुड है और वो किसी कंट्री में नहीं मिल रहा, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो लैक करता है किसमें, क्रूड ऑयल में, मशीनों में, या फॉर एग्जांपल सर्टेन कुछ और भी कमोडिटीज है, या गोल्ड में। तो फिर इंडिया क्या करता है, इंडिया फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। इंपोर्ट ट्रेड से क्या होगा, इंडिया क्या करता है, दूसरी कंट्री से क्रूड ऑयल मंगवाएगा, दूसरी कंट्री से सर्टेन कमोडिटीज, दूसरी कंट्री से मशीनरी, दूसरी कंट्री से गोल्ड। तो ये चीजें हमारे यहां पे बैलेंस क्रिएट कर देती है। समझ लग रहा है आप लोगों को? यानी कि इंपोर्ट ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जहां पे कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स को अपने देश में मंगा रहे होते हैं। ओके, उसके अलावा क्या है दोस्तों, इंपोर्ट इंश्योर अवेलेबिलिटी, प्राइस इक्विलिब्रियम एंड स्मूथ इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग, बट एक्सेसिव इंपोर्ट डिस्टर्ब लोकल प्रोड्यूसर्स। एक चीज समझना, देखिए क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बहुत ज्यादा बेनिफिट कहने का मतलब क्या है, आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। जो सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना वो लोग अचीव कर पाएंगे। मतलब अब आपके पास जब बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमारे देश में जो कपड़े बनाने वाली कंपनी है बस एक ही है, तो वो कपड़े बनाने वाली जो कंपनी है, क्योंकि भारत में एक ही है, अब वो अपने प्राइसेस कितने भी राइज कर देगी और जैसा प्रोडक्ट बनाएगी लोगों को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब होगा क्या कि इंडिया जो है वो दूसरी मल्टीपल कंट्री से कपड़े इंपोर्ट कर रहा है, और जब वो कपड़े इंपोर्ट करेगा तो वहां पे लोगों के पास चॉइसेस होगी, प्राइस में भी चॉइस होगी, और मतलब उसके कलर में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, कपड़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चॉइस होने वाली है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो इंपोर्ट है, एक तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी क्रिएट करेगा कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे रिसोर्सेज सफिशिएंटली मिल जाए सभी को, तो मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। तो क्योंकि इंपोर्ट करवाया जा रहा है तो जो रिसोर्स है वो मार्केट में लोकली अवेलेबल भी होगा। उसके अलावा प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया,
अब यहां पे मार्केट में हमारे पास कपड़ों में बहुत ज्यादा चॉइसेस है, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, आपको जैसा सूटेबल लगता है आप वैसे कपड़ों को खरीद सकते हो, जैसे कपड़े चाहिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे कलर के, आप उन चीजों को क्या कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा स्मूथ इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग, और स्मूथ इंडस्ट्रियल फंक्शन भी है। लेकिन 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 एक चीज और आपने समझनी है, अगर किसी कंट्री में एक्सेसिव इंपोर्ट होता है तो फिर उससे होगा क्या कि लोकल प्रोड्यूसर्स को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अब इंडिया में जो लोग मतलब लोकली कपड़े बना रहे थे, जो हमारे हैंडमेड या मतलब जितने भी इंडिया में कपड़े बन रहे थे, जो लोकल इंडस्ट्रीज में बन रहे थे, अब उनके लिए एक टफ कंपटीशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में आएंगी और भारत में कपड़ों को क्या करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि इंडिया जो है वो प्राइस इक्विलिब्रियम सेट करना चाहता है लोगों के लिए, और इसीलिए इंपोर्ट जो है वो करवाया जा रहा है कपड़ों का, समझ गया। लेकिन उससे क्या होगा कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स होंगे, जो यहां पे कपड़ा बनाने वाले लोग होंगे, उनको थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट ट्रेड की। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड मींस सेलिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन बायर्स। मतलब जैसे आपने इंपोर्ट में क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया अपने देश में, क्योंकि अवेलेबिलिटी आपने बढ़ानी थी, इसलिए आपने इंपोर्ट चीजों को इंपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड में जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो विद इन द कंट्री, उस प्रोडक्शन को आपने बाहर भी भेजना है। अब बाहर क्यों भेजा जाता है? तो देखो दोस्तों, बाहर भेजने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, दुनिया में जितना भी व्यापार हो रहा है उसमें डॉलर जो है वो सबसे पीक पे, यानी कि डॉलर में ही क्या होता है, इंटरनेशनल व्यापार हो रहा होता है। तो एक्सपोर्ट करने से किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आती है, और जिस भी कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा, उस कंट्री को उतना ज्यादा डेवलप, उतना ज्यादा उसको तरक्की या एक अच्छा देश माना जाता है। मतलब एज अ डेवलपमेंट के केस में उसको एक अच्छा देश माना जाता है। उसके अलावा क्या करें, एक्सपोर्ट क्रिएट एन एक्सटेंडेड मार्केट अवे फ्रॉम डोमेस्टिक लिमिट्स। अब एक्सपोर्ट से एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हो, आपने अपनी जनता को खिला लिया, आपने अपनी जनता को पिला लिया, अब जो सरप्लस बचा है उसका कुछ तो बेनिफिट लेंगे। तो उस बेनिफिट को लेने के लिए आप क्या करोगे, उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हो। यानी कि डोमेस्टिक में आपने चीजें बेच दी हैं, अब आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट जो है, जो बचा कुचा, यानी कि जो बचे हैं प्रोडक्ट्स, वो हम कहीं और भी भेजे। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। समझ लग रहा है आप लोगों को? तो क्या कह रहा था, एक्सपोर्ट क्रिएट एंड एक्सटेंड मार्केट अवे फ्रॉम द डोमेस्टिक लिमिट, यानी कि विद इन कंट्री अब नहीं, अब आपका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ विद इन कंट्री नहीं बिकने वाला, वो अब बाहर के देशों में भी बिकेगा। एंड इंप्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू ग्रेटर कंपटीशन। अच्छा, एक चीज और समझना, जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है ना, तो फिर वो कोशिश यही करेगी कि बेटर से बेटर प्रोडक्ट बनाया जाए, क्योंकि उसको ये पता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे क्या है, लोग हैं जो कि प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होंगे। तो कोई भी कंट्री अब आपका प्रोडक्ट क्यों, मतलब क्यों परचेज करेगा? तो क्यों परचेज करेगा? क्योंकि आप उसमें बेटर क्वालिटी और इंक्लूड कर रहे हो। तो अब एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, किसी भी देश के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करवाने में मदद करता है, क्योंकि उसको दूसरों के कंपटीशन में आना है, दूसरों के कंपटीशन को टक्कर देनी है। इसलिए क्या होता है कि वो जो कंट्री है, वो जो एक्सपोर्ट कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट बास्केट, या गुड्स हो या सर्विसेज हो, विल एड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन इन एनी वन मार्केट। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की मार्केट में मंदी चल रही है, लेकिन हम तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हम फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी मतलब लोकल मार्केट की जो इकोनॉमी थी, जो स्लो डाउन हो चुकी थी, वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट भी जरूरी है और इंपोर्ट भी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटरपोर्ट की, या इसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। अब ये री एक्सपोर्ट के मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, ये मानना क्या ऐसा होता ही है, इंडिया क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। या फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो मोबाइल फोन के जो पार्ट्स होते हैं उनको मंगवाता है, या गाड़ियों के पार्ट्स को इंपोर्ट करता है। अब इंडिया ने बहुत सारी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से गाड़ियों के पार्ट को इंपोर्ट करवा लिया, इंडिया ने उसको इंपोर्ट किया। अब इंडिया क्या करेगा, उन इंपोर्टेड पार्ट्स को असेंबल करेगा और उसकी एक कार बनाएगा, फिर उसको, उस कार को ना दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगा। समझ लग रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपने अपने देश के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं करी, आपने क्या किया, किसी देश में वो प्रोडक्शन होती थी, आपने उस देश से पार्ट मंगवाए, उस देश से रॉ मटेरियल मंगवाया, अपने देश में असेंबल किया और फिर किसी दूसरे देश में भेज दिया। इस चीज को बोला जाता है एंटरपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, तो हमने टाइप समझ ली है
टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड बैलेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, फॉरेन ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि आपने कितनी चीजें इंपोर्ट करी और कितनी एक्सपोर्ट करी, उसका जो डिफरेंस आएगा वो ट्रेड बैलेंस है। समझ लग रहा है क्या बता रहा हूं? यानी कि आप लोगों ने क्या किया, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करी, ठीक है, और कुछ चीजें इंपोर्ट करी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम ट्रेड बैलेंस बोल रहे होते हैं। अब ट्रेड बैलेंस के भी टाइप, एक ट्रेड सरप्लस है और एक ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा हिस्सा बाहर भेजते हो और आप बहुत कम चीजों को मंगवा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो स्पाइसेस में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, और इंडिया जो है मान के चलिए कि 100% जो है वो स्पाइसेस को एक्सपोर्ट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बनाई है, इंडिया जो है 100% क्या कर रहा है, जो स्पाइसेस उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब दूसरी कंट्रीज में भेज रहा है। और इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल, इंडिया में प्रोडक्शन होती है वैसे राइस की, मान लीजिए कि राइस को इंपोर्ट कर रहा है। राइस को कितना इंपोर्ट कर रहा है, राइस को इंपोर्ट कर रहा है भैया, मान के चलिए कि 20%, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया जो है ना चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रेड सरप्लस हो रहा है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या हो गया, आपने चीजें बाहर ज्यादा बेची हैं, खरीदी कम है, जैसे चाइना करता है, तो चाइना उसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्रेड सरप्लस की। हालांकि इंडिया जो है मतलब ज्यादातर ट्रेड डेफिसिट में चलता है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है वो भी कोई बढ़िया मतलब गलत बात नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि देश की जनता तक ज्यादा रिसोर्सेज पहुंच पाए, ठीक है। तो इंपोर्ट होना वो भी गलत बात नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम जो है ना वो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो वो ज्यादा बेटर सिचुएशन मानी जाती है। तो ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होगा कि व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, ठीक है, व्हिच इंप्लाइज एन एक्सपोर्ट्स परफॉर्म वेल एंड अर्न इन करेंसी। देखो, क्योंकि जब आप बाहर ज्यादा चीजें बेचोगे ना तो ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मतलब ज्यादा पैसा आने वाला आपके पास, क्योंकि जब हम चीजों को खरीदेंगे, जब इंडिया दूसरी कंट्री से चीजों को खरीदेगा तो फिर क्या करेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है उसके पास उसको देना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व क्या हो गया, कम हो गया। तो उस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि ये तो सिचुएशन खराब हो चुकी है। लेकिन एक सिचुएशन ये आ रही है कि इंडिया क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा है और बाहर भेज रहा है, उससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बैंक बैलेंस में बढ़ता जाएगा, तो उससे सिचुएशन जो है, उससे मतलब जो हमारी कंडीशन होगी वो ज्यादा इंप्रूव मानी जाती है। तो हम क्या मान रहे हैं कि जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है और देश की इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेटर माना जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस का उल्टा है, मतलब जब आप इंपोर्ट जो है ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, विच में रिजल्ट इन द प्रेशर ऑन फॉरेन करेंसी। फिर क्या होगा कि आपके पास जो फॉरेन करेंसी पड़ी है, जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, उसको आपको बेच देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में होता है ना, आप लोगों को भी पता है। तो फिर ये यूएस डॉलर हमें ज्यादा देने पड़ेंगे और फिर प्रोडक्ट्स मंगवाने पड़ेंगे, तो फिर इससे होगा कि हमारे बैंक बैलेंस में जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ी है वो जब कम हो जाएगी तो उसका हमें लॉस ही होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टी कंट्री स्कोप। देखिए आप क्या होगा कि जब फॉरेन ट्रेड होगा तो उससे एक मल्टीपल कंट्रीज को बन रहा होता है। मल्टीपल कंट्रीज को मतलब कि अब इंडिया जो है सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिया बहुत सारी कंट्री पे डिपेंड है। मतलब कहने का मतलब आप समझिए इस बात को कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इंडिया क्रूड ऑयल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग भी न्यूज देखते हैं और आप लोगों को पता है कि ये ईरान से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, और किसके द्वारा, मतलब कौन सा स्टेट है वो, स्टेट ऑफ हार्मुज। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया सिर्फ ईरान से ही जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट नहीं करवाता था, सॉरी इंपोर्ट नहीं करवाता था, बहुत सारी ऐसी कंट्री जहां से वो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन मतलब मेन रास्ता यही था। अब क्या हुआ कि इंडिया के लिए दिक्कत आ गई, इंडिया ने कहा कि यार ये रास्ता बंद हो गया, और ईरान जो है अभी एक मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि वो एक वॉर के अंदर इंडल्ज है। तो अब इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल कहां से मंगवाए,
तो अब इंडिया का क्योंकि मल्टी कंट्री स्कोप है, क्यों? क्योंकि इंडिया का फॉरेन जो ट्रेड है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, तो इंडिया रशिया के साथ टाई अप कर सकता है, तो रशिया से जो है उसको क्रूड ऑयल आ सकता है। वैसे नेचुरल गैस की बात करें तो वो भी हमें किसी ना किसी कंट्री से इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है उसका एक मल्टी कंट्री स्कोप है, तो इंडिया जो है अब मल्टीपल कंट्रीज के साथ उसका एक इंटर रिलेशन बन चुका है। इस वजह से हमारा सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं है कि एक कंट्री का अगर मान लीजिए हालत खराब होगी तो फिर हम कहां जाएंगे। समझ लग रहा है आपको? तो पहला फीचर जो फॉरेन ट्रेड का वो यही है कि मल्टी कंट्री स्कोप। नेक्स्ट, हाई रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये चीज भी आप याद रखिएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कैन सफर फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क, डिसरप्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो अभी फिलहाल हुआ ईरान के केस में। जब भी आप फॉरेन ट्रेड करोगे तो इन रिस्क को आपने भैया दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? कि डिसरप्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चलिए रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो था उसमें तो डिसरप्शन आ गया ना, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, तो उसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। उसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क, किसी देश में पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हो जाए तो फिर अब इंडिया उनके साथ व्यापार तो करेगा नहीं। इंडिया तो बोलेगा कि भैया हमें आपकी पॉलिटिकल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, आप बस हमें सामान भिजवाइए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी इंडिया का उस कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड रुक जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक सिचुएशन है। उसके अलावा वेरिएंस इन रेगुलेशन एंड डिमांड फ्लक्चुएशन। अब क्या हो सकता है दोस्तों, एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब दो देश आपस में व्यापार करेंगे, उस सिचुएशन में एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो, या एक ऐसा भी हो सकता है, एक हावी हो सकता है, एक सबजुगेट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के अगर हम एग्जांपल ले लें या इंडिया का ही एग्जांपल ले लें, है ना, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री से सबजुगेट होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया डिपेंड है उन कंट्रीज पे, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है अगर कोई हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है। क्लियर है? तो ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कहां पहुंचा था मैं जब भी हम लोग फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें हायर रिस्क के चांसेस होते हैं। क्या चांसेस होते हैं? तो पहला तो मैंने आपको बताया कि रोड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाए या वाटरवे या कुछ भी खराब हो सकता है। उसके अलावा रेगुलेशन में मतलब तालमेल नहीं बन रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंट्री चाहती है वो दूसरी नहीं मान रही, या दूसरी मान रही है ये नहीं मान रही, तो मतलब यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी एक इसमें रिस्क है। उसके अलावा डिमांड फ्लक्चुएशन, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दूसरी कंट्री जिसके साथ इंडिया व्यापार कर रही है उसने अब सामान मंगवाने से मना ही कर दिया। उसने कहा कि भैया अब हमें इतना सामान नहीं चाहिए। उससे होगा क्या, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो जाएगा। अभी इंडिया उतना ही इंपोर्ट कर रही है, तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट घट गया, तो इससे होगा क्या कि ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। समझ लगा? तो यहां पे डिमांड फ्लक्चुएशन भी हो सकती है। या फॉर एग्जांपल अब जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री इंडिया से मंगवाती थी उसको किसी और कंट्री से मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। फर्म विल रिड्यूस दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर थ्रू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन शिपमेंट इन, तो बेसिकली आप हाई रिस्क को याद रखो, उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ खूबियां भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी। तो देश की जीडीपी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है। हम क्योंकि इंडिया में है तो इंडिया की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के रिजर्व्स में बढ़ेगा, तो जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। क्लियर है? उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे ही इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स आया वो फॉरेन रिजर्व्स इंडिया अलग अलग जगह पे लगाएगा, इंडिया डेवलपमेंट में लगाएगा, इंडिया उसका हॉस्पिटल बनाएगा, रोड, अलग अलग फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हेल्थ पे वो लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं कि पहला जो इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड का वो ये है कि भैया इससे क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इजी है। एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब भी हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करेंगे तो दूसरी कंट्री से हमें बेटर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे, या हम ब्रिटेन के साथ व्यापार करेंगे, या हम फ्रांस या बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड चलेगा, तो हम उन कंट्री से मशीनें भी तो मंगवाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉरेन ट्रेड में कैपिटल्स भी है, गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, तो हम उन लोगों से क्या मंगवाएंगे,
मशीनें मंगवाएंगे। तो वो मशीनें एक बेटर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी उन्होंने वो डेवलप कर दिया। इंडिया भी उन मशीनों को डेवलप करेगा, लेकिन अगर इंडिया डेवलप करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बट वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बढ़िया मशीन जो है आपके लिए पहले से अवेलेबल है। कपड़े बनाने वाली मशीन ऑलरेडी अवेलेबल थी, कुछ और चीज को बनाने वाली मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इंडिया क्या कर सकते हैं, उन चीजों को एक्सेस करेगा फॉरेन ट्रेड के द्वारा। तो फिर इंडिया के पास बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, एक्सेस टू रिसोर्सेज। मार्केट में इंडिया में कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जो अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया उनका एक्सपोर्ट करवाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कंज्यूमर चॉइस एंड वेलफेयर, कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ रही हैं। कंज्यूमर चॉइस मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कपड़े की एक एग्जांपल ली थी, तो मार्केट में मान लीजिए कि एक ही कपड़ा बनाने वाली मिल है या टेक्सटाइल मिल जो है वो एक ही है, और वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही बेच रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही बेच रहे हैं, प्राइसेस वही डिसाइड करते हैं। इस सिचुएशन में क्या कि जो कंज्यूमर्स उनके पास चॉइस ही नहीं है, तो फिर होगा क्या कि जब फॉरेन ट्रेड होता है तो मल्टीपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स के कपड़े होते हैं, मल्टीपल जो वैरायटी के जो क्लोथ्स होंगे वो भारत में आएंगे और उनको परचेज किया जाएगा। या कपड़ों के अलावा जूते भी होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको यह बताया कि भैया फॉरेन ट्रेड से सर्विसेज को भी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो अमेरिका है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडिया के पास आते हैं और इंडिया को ये कहते हैं कि भैया आपके जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, वो काफी ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, काफी अच्छा हाई स्किल है उनका। तो एक काम करते हैं कि ये जो लोग हैं, हम इनको क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या देंगे इनको, जॉब अपॉर्चुनिटी। किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी? अमेरिका क्या करता है, इन लोगों को क्या करेगा, सबसे पहले तो अमेरिका इंडिया के अंदर एक कॉल सेंटर बनाएगा। ठीक है, ये कॉल सेंटर है। अब इस कॉल सेंटर के अंदर अमेरिका अपने लोगों को तो लाएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका वहां से अगर यहां पे वर्कर लाएगा अपने, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाने वाली है। और मैंने आपको ये भी बताया कि बाहर जो लेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं, क्योंकि यहां पे आपको बहुत ज्यादा जनता मिल जाएगी। जहां पे चीजें ज्यादा अवेलेबल होती हैं तो वहां पे फिर प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो फिर होता क्या कि जब ये बाहर की कंपनियां हमारे देश को ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये इन कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। तो मैं सिर्फ एक कॉल सेंटर की एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, और ये कॉल सेंटर्स किनके, ये अमेरिका बेस्ड है, ये ब्रिटेन बेस्ड है, ये फ्रांस बेस्ड है। तो उससे हुआ कि फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होगी? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारी बाहर से कंपनियां जो है भारत में आती हैं, और फिर यहां के लोग उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। समझ लग रहा है आप लोगों को? उसके अलावा डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज, एक और इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड का, कि भारत के या किसी भी दूसरे देश के कूटनीतिक रिश्ते जो है ना, या आर्थिक रिश्ते जो है वो अच्छे होने लगते हैं, सुधरने लगते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चाइना की भी एग्जांपल दी, तो चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट तो है, अक्साई चीन वाला इलाका है, या लद्दाख में बहुत सारे जो रीजन्स हैं उनको वो क्लेम कर रहा है। लेकिन आपने इतने क्रिटिकल डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के नहीं सुने हैं हाल फिलहाल में। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना का काफी अच्छा व्यापार है, और चाइना के लिए इंडिया एक मार्केट है। तो चाइना ये कोशिश करता है कि इंडिया ऐसा मार्केट ही रहे, तो मतलब ज्यादा इंडिया के साथ डिस्प्यूट क्रिएट नहीं भी होने चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं? तो वही चीज है कि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो दो देशों के जो डिप्लोमेटिक टाइप्स होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं, या इकोनॉमिक टाइप जो है वो अच्छे होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों को पता है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और अगर अगले को नुकसान हुआ तो मेरे ट्रेड को भी असर नुकसान पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पहले व्यापार होता था, जब ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा था, थोड़ा बहुत तो हो रहा था, लेकिन अब हुआ क्या कि उसके बाद जब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के बाद पूरे तरीके से जो ट्रेड था उसको रोक दिया गया, तो पाकिस्तान की कंडीशन आप लोगों ने देखी है। तो लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री जो है वो ज्यादा समझदार है और वो ऐसे काम नहीं कर रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन दिस मेक द इकोनॉमी लेस रिलायंट इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑन एनी सिंगल इकोनॉमी। क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो है अब उसका मल्टीपल स्कोप है, मल्टीपल कंट्री स्कोप है। तो अब होगा क्या कि सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है। जैसे हम लोग अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं है, या हम लोग सिर्फ ईरान पे डिपेंड नहीं है क्रूड ऑयल के लिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो क्रूड ऑयल हमें सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि रिस्क डाइवर्ट कर दिया हमने।
क्यों डाइवर्ट कर दिया? क्योंकि दूसरी कंट्री तो अवेलेबल है ना, वो कह रही कि भैया हमसे खरीद लो आप सामान, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ फॉरेन ट्रेड। कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो फॉरेन ट्रेड में बनाई जाती है भारत के द्वारा? हम मेजरली इसमें इंडियन पॉलिसीज को ही ज्यादातर समझने वाले हैं कि जो भारत है, भारत ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं जिनसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो इंप्रूव होगा या हुआ है। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सबसे पहले तो क्या है? रूल्स है या कुछ गाइडलाइंस है, इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड प्रमोट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो सरकार क्या करती है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक टर्म आती है, उसको लिख लीजिएगा, टर्म है रेड टेप। क्या टर्म है? रेड टेप करके। ये रेड टेप का मतलब क्या होता है? बैरियर। कैसे बैरियर? एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक लेमैन की एग्जांपल दूंगा। एक आम आदमी जो है वो जब भी जमीन खरीदने जाता है, लैंड परचेज करने जाता है, तो देखना उस आदमी को ना 100 चक्कर लगेंगे, कभी तहसीलदार के, कभी पटवारी के, कभी यहां कभी वहां। और चलिए जमीन छोड़िए, एक छोटा सा बिजनेस करना है आदमी ने, उसको लोन लेना है। लोन लेने के लिए वो बैंक जाएगा, बैंक उसे 100 तरीके के डॉक्यूमेंट मांगेगा, या लोन ले भी ले लिया तो फिर उसके ऊपर 100 तरीके के चार्जेस हैं, या अब जमीन जो है वो ही नहीं मिल रही है उसको। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, या एक छोटी से छोटी जमीन खरीदनी है या कोई घर खरीदना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक बंदा सोचता है कि गोली मारो यार, क्या ही बिजनेस करना है या क्या ही घर खरीदना है, किराए पे रह लेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादा जनता क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर रिलाई करती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। एक तो बिजनेस शुरू करना ही बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। क्यों बड़ी बात हो जाएगी? क्योंकि उसमें 100 तरीके की दिक्कत आनी है। जैसे आपने बिजनेस शुरू करना है, 100 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, 100 तरीके के लाइसेंस, उसके अलावा लोन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें, तो बंदा थक हार के बिजनेस बंद कर रहा है। मान लीजिए कि बाहर से कोई कंपनी आनी है, अब बाहर से कंपनी आ रही है, वो भारत में ये देख रहे हैं कि भारत के खुद के लोग जो हैं वो बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भारत में जाकर क्या बिजनेस शुरू करेंगे? क्लियर है? तो फिर होगा क्या कि वो कंपनी तो भारत में आएंगी नहीं व्यापार करने के लिए, तो बाहर से किसी और देश में चले जाएंगे। इंडिया क्या करता है? इस रेड टेप को खत्म करता है। कैसे रेड टेप को खत्म करेगा? कुछ इंसेंटिव देकर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, कोई फॉरेन कंपनी जो भारत में आती है कोई व्यापार करने के लिए या अपना कोई प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, तो सरकार क्या करेगी? सरकार उसको इन रेड टेपों से मुक्ति दे देगी। कैसे? वो कहेगी भैया अगर आप जमीन ले लेते हो तो हम आपको बिजली में मतलब छूट दे देंगे या मुफ्त दे देंगे, या वाटर सप्लाई कर देंगे, या ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो फिर इससे होगा क्या? जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको ये लगेगा कि भारत में अगर हम काम करते हैं तो उससे तो हमें, भारत में जब हम अपने प्लांट लगाएंगे उसका खर्चा तो सरकार उठाएगी, वहां की सरकार उठाएगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि उसमें सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी जरूर मिलती है, बिल्कुल फ्री नहीं होती है। तो उसमें होगा क्या कि जो गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन कंपनीज को क्या कर रही है? इंसेंटिव्स दे रही है। किसमें इंसेंटिव्स दे रही है? इंसेंटिव दे रही है उसको हम बिजली, जो उनका बिल जो होगा उसका आधा खर्चा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उठाएगी। तो अब होता क्या कि जब ऐसे इंसेंटिव्स फॉरेन कंपनीज को मिलते हैं ना, तो इससे होता क्या कि वो कंपनियां जो है वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगी और यहां पे क्या करेंगे? काम करेंगे। समझ लग रहा है आपको? तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसी सरकार क्रिएट करती रहती है ताकि हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो दुरुस्त रहे। अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हैं इनको अनाउंस करने की या इनको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पास है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फिलहाल मंत्री कौन है? उसके अलावा एम क्या होता है? बूस्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज होती है? उनमें सबसे पहली है इंपोर्ट पॉलिसी। गवर्न्स विच गुड आर फ्री, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर इंपोर्ट्स, encourage import of raw material and technology while discouraging essential items. For example, import restrictions on certain electronic good to support आत्मनिर्भर भारत। देखिए सबसे पहले इंपोर्ट पॉलिसी। इंपोर्ट पॉलिसी में सरकार क्या कर रही है? जैसे एक एग्जांपल आपने देख लिया और इस एग्जांपल से आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। क्या कह रहा है? सरकार लॉन्च करती है आत्मनिर्भर भारत योजना या आत्मनिर्भर भारत स्कीम। इस स्कीम के द्वारा क्या किया जाएगा? सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जितना प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या करता है? जो वेपन्स है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं, इनको इंपोर्ट कर रहा है मल्टीपल कंट्रीज है। सबसे बड़ा इजराइल हो गया या चाइना हो गया या हमारा अमेरिका हो गया, रशिया हो गया। तो इन बड़ी बड़ी कंट्री से हम लोग क्या कर रहे हैं?
इंपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स एंड एमुनिशंस को। अब इंडिया में ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, यानी कि जो चीजें हम बाहर से मंगवाते थे, जिनका पैसा हमें बाहर देना पड़ता था, एक काम करते हैं उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, भारत में ही बना लेते हैं। उससे होगा क्या, उससे एक चीज तो ये होगी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बनेगा, और जब हम चीजें खुद ही बना लेंगे उससे होगा क्या कि वो चीजें भी तो कोई कंट्री खरीदेगी। फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड कंट्री तो चलो फिलहाल अभी रहने देते हैं, लेकिन जो कुछ अफ्रीकन नेशन है वो तो खरीदेंगे, या कुछ एशियन नेशन भी तो खरीद सकते हैं हमसे, हमें लग रहा है आप लोगों को। तो ये होता है हमारा इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। दूसरा एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रोवाइड रूल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर सच एज आईटी, ये अलग अलग चीजें। एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अलाउड फार्मा एक्सपोर्ट व्हाइल रेगुलेटिंग, जो वो किट थी, शिपमेंट। देखिए आप क्या होता है एक्सपोर्ट पॉलिसी में, सरकार क्या करती है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में सरकार सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं उनको इंप्रूव करवाने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर है, आईटी सेक्टर है, सरकार इनको डेवलप कर रही है। क्यों डेवलप कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, और आज की डेट में और आने वाले समय में ना आईटी सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। अब इंडिया क्या करता है, जो वो सिलिकॉन चिप्स है वो बना रहा है, और उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल चीजें जो होती हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, तो इंडिया उन पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया को पता है कि अब टेक्निकल चीजें ही जो है वो बिकने वाली हैं, और वॉर जो अब टेक्निकल हो चुकी है, हर चीज में वॉर जो है वो टेक्निकल ही है। तो इंडिया क्या कर रहा है, उन चीजों में ज्यादा तवज्जो देता है। इंडिया एग्रीकल्चर फील्ड में अब कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। जब एग्रीकल्चर चीजों में इंप्रूवमेंट होगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इंडिया ने इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दी। जब इंडिया के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं पे बिकेगी, या क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन है, या एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है, वो प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि कंट्री जो है वो भूखे तो नहीं रहेंगी। समझ लग रहा है आप लोगों को, यानी कि ये प्रोडक्ट तो बिकेगा ही, क्योंकि इसलिए इंडिया ने सबसे पहले इस पे आईटी सेक्टर जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत आगे जा रही है। एआई आप लोग ये चीजें यूज भी करते होंगे, उसके अलावा फार्मा हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये चीजों को सरकार तवज्जो दे रही है। मेडिसिन, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 की बात चल रही थी, तो कोविड-19 में इंडिया क्या कर रहा है, सॉरी हाँ, कोविड-19 में इंडिया ने क्या किया, ये जो मेडिसिन बनाई थी, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद कोवैक्सीन थी कुछ करके, तो वो जो उसके अलावा किट है ना, तो सरकार ने ये कोशिश करी कि भैया ये चीजें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट तो फिर उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा था। आज भी फार्मा का जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मतलब रिक्वायरमेंट है, जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोविड-19 मतलब जो कोरोना आया था 2019 में, उस टाइम पीरियड में तो ये किट होगी या वो जो वैक्सीन होगी उनकी तो बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में। तो इंडिया ने उन चीजों पर ध्यान दिया और फिर इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट करवाया। समझ लग रहा है आपको, तो ये होती है एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट पॉलिसी। उसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ इंसेंटिव स्कीम्स की। तो सरकार क्या करता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, जिसको MEIS बोलते हैं, ये स्कीम लॉन्च करिए, इंसेंटिव्स टू गुड एक्सपोर्ट अंडर द फॉरेन पॉलिसी 2015-20। तो फॉरेन पॉलिसी सरकार ने बनाई थी 2015 और 20 में, इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, और उसमें सरकार ने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स दिया। मतलब अगर आप प्रोडक्ट्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक है और बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक है, और आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि शू प्रोडक्ट है, आप जूते बनाते हो और वो जूते आप बाहर भेजोगे, तो सरकार उन पे क्या करेगी, उन पे ड्यूटीज को कम कर देती है। अब इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि वो प्रोडक्ट जो होगा वो दूसरी कंट्रीज में जाएगा, बिकेगा, या सरकार 100 तरीके की आपको और इंसेंटिव देगी। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार आपको लोन प्रोवाइड करेगी, या सरकार आपको क्या करती है, सर आप जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर से वो जो कंपनी आ रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिल रही है, तो सरकार ऐसी सब्सिडीज आम जनता को भी देती है कि भैया आप लोग क्या करो, आप लोग भी एक्सपोर्ट करवाने में मदद करो ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाओगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, और हम भी मदद करेंगे तो बाहर बिकेगा ही बिकेगा। उसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, SEIS, ये एक स्कीम है, MEIS दो स्कीम्स है। उसके अलावा रेमिशन स्कीम, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट, कॉस्ट को कम कर देना। ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, याद नहीं रखनी है आपने, बस ये याद रखना है आपने कि सरकार काम कर रही है इन चीजों पे, ताकि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर।
क्योंकि एक्सपोर्ट करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कुछ मेजर्स जो है वो लिए जा चुके हैं। सबसे पहला मेजर जो है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना, SEZ, एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, या इनको हम EOUs भी बोलते हैं, टैक्स इंसेंटिव एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये एक ऐसे जोन होते हैं जहां पे सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो ये कोशिश करती है कि इन जगहों पे हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे इनकी क्वालिटी को हमने क्या करना है, बहुत ज्यादा बढ़िया रखना है। क्यों बढ़िया रखना है? क्योंकि भैया हमने ये प्रोडक्ट बाहर बेचना है। अगर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो या अगर आप लोग कोई यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हो तो बहुत सारे चैनल्स में ना ये लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, मतलब क्या होती है, व्लॉगिंग होती है, तो ये लोग बाहर किसी मार्केट में जाएंगे और किसी इंडियन प्रोडक्ट को देखेंगे। अब वो जो इंडियन प्रोडक्ट होगा वो इंडिया में मिलता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या EOUs में। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इंपोर्ट करवाने के लिए बनाए जाते हैं। अभी इंपोर्ट कब करवाए जाएंगे? जब हमारे देश में SEZ होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे। तो इन जोन्स में याद रखिएगा, एग्जांपल कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा साइंस नहीं है इसमें, एक ऐसा जोन है भैया जहां पे जो प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए, मतलब एक्सपोर्ट को इंप्रूव या प्रमोट करने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेन पॉलिसी 2015 और 20 के, 15-20, साथ ही साथ 2023 की जो हमारी भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यानी कि इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। क्या इवॉल्व हो चुकी है? देखिए दोस्तों, टू चेंज ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स जो है या जो ग्लोबल ट्रेड है वो बदल चुके हैं, वो पुराने तौर तरीकों से नहीं चलते हैं। वो ट्रेंड भारत ने भी अब अपना लिए, यानी कि जो ट्रेड जो था, जो ट्रेड के ट्रेंड पुराने जमाने में होते थे, वैसा ट्रेड या वैसा फॉरेन ट्रेड अब नहीं होता। तो भारत ने उन ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और नए जो ट्रेंड है, आज की जो मॉडर्नाइज्ड ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है, बस वो कह रहा है। वेल द फॉरेन पॉलिसी 2015-20 फॉलोड अ फिक्स्ड 5-year फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2015 और 20 में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया था, जो मैं आपको रेड टेप बता रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं। तो उन बैरियर्स को खत्म करके सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी पॉलिसीज को शुरू किया, यानी कि आपको अलग अलग तरीके के लाइसेंस, ये फलाना ढिमकाना, इतने चक्कर नहीं लगने पड़ेंगे, तो इजीली आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया था 2015-20 में। ठीक है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की, समझिएगा बात, 2015 और 20 से लेकर सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया था एक्सपोर्ट को इंप्रूव करवाने के लिए और ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो किया। 2023 में इंट्रोड्यूस अ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच विद द कॉन्टिन्यूअस अपडेट्स। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्लोबल ऑफ बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग डिजिटल इन ई कॉमर्स ट्रेड, ये फलाना ढिमकाना अलग अलग चीजें पढ़ सकते हो। तो सरकार ने 2023 में AI लॉन्च किया, मतलब AI लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन AI पे अपनी जो डिपेंडेंसी थी ना उसको शो करी है कि देखिए भाई साहब, अब जो ट्रेड होगा वो कैसा होगा, वो डिजिटल भी होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि अब वो जो बैरियर्स होते थे पहले, वो बैरियर्स नहीं होंगे। अब जो ट्रेड होगा वो डिजिटली होगा, ट्रेड जो होगा वो फास्ट होगा। आप अगर हमारी कंट्री में व्यापार करने के लिए आते हैं तो आपको 100 तरीके के झमेले में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको एक सब्सिडी वाली स्कीम्स लॉन्च प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे आप लोग क्या करोगे, अच्छे से व्यापार कर सकते हो। मतलब 2015 और 20 और 23 में बस इतना सा डिफरेंस है कि सरकार ने अपनी कुछ, जो कहने का मतलब कि कुछ और चीजों को एड ऑन कर दिया। एड ऑन क्या किया सरकार ने? आप याद रखिए कि डिजिटल एंड ई कॉमर्स को शुरू कर दिया। किसको? डिजिटल और ई कॉमर्स जैसी जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उनको भी उसने फॉरेन ट्रेड में एड ऑन कर दिया। बस इतना सा है। यानी कि अगर आप दोनों टाइम टेन्वर्ड्स की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखोगे तो सरकार जो है वो एक्सपोर्ट पॉलिसी पे ज्यादा रिलाई कर रही है। यानी कि दोनों ही जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी भी तरीके से इंपोर्ट को इंक्रीज करवाने की कोशिश नहीं है। हालांकि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि इंपोर्ट जो है हम ज्यादा करवाएं,
लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो नहीं है, तो फिर बहुत सारे देशों को इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है। लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये कोशिश करी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स लॉन्च करी है, तो वो क्यों करी है? ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भारत सरकार जो है ये कोशिश करवा सके, वो लोगों से ये इनिशिएटिव ले सके कि वो अब भारत में ही वो चीज को प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादातर एक्सपोर्ट ही हो, इंपोर्ट जो है वो कम ही होना चाहिए। ठीक है, बस दोनों ही टाइम टेन्योर में आप लोग एक्सपोर्ट को बढ़ते हुए देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, बस इस चीज को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज देख लेते हैं, वैरायटी, क्वालिटी या प्राइस। कोई साइंस नहीं है, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि मल्टीपल कंट्री है ना, स्कोप ऑफ मल्टीपल कंट्री हो चुका है, तो मल्टीपल वैरायटी के प्रोडक्ट। क्वालिटी, जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगता है वो आप परचेज कर सकते हो। आपको लगता है कि अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट अच्छा होता है, अमेरिका के प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलते हैं। आपको लगता है कि ब्रिटेन के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी चाइना में इंडिया में मिल रहे होते हैं, चाइना का प्रोडक्ट भी इंडिया में है। हर एक प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, और आप क्वालिटी खुद ही चेक करेंगे और आप प्रोडक्ट को एक्सेस करेंगे। प्राइस भी भैया, चाइना प्रोडक्ट आप देखते हैं जो प्राइस में कितना ज्यादा वेरिएशन होता है इंडिया के प्रोडक्ट में और चाइना के प्रोडक्ट में, वो जमीन आसमान का फर्क है, बस क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, क्योंकि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब मैंने एक्सपोर्ट करनी चीजें, क्योंकि सरकार ने 2015 और 20 और 2023 दोनों ही सिचुएशन में एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करी है, तो दूसरी कंट्रीज प्रोडक्ट क्यों ही खरीदेंगे हमारा? मेन वजह होगी क्वालिटी, और क्वालिटी जब आएगी तो फिर उससे होगा क्या? उससे होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके अलावा इनोवेशंस, मल्टीपल कंट्रीज है उनसे हम टेक्नोलॉजी को एक्सेस करेंगे, इनोवेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है जॉब, इनकम, इकोसिस्टम ग्रोथ, ये सब चीजें होती है क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की मशीनें मंगवाएंगे। जो ट्रेडिशनल मशीनें थी उन पे आप रिलाई नहीं करेंगे, जो मॉडर्नाइज मशीनें होंगी जिसमें जो कंबंशन ऑफ फ्यूल है वो कम होगा, जिसमें हमें मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब क्लीन एनर्जी जो है ना वो यूज होने वाली है, तो उससे इकोसिस्टम भी अच्छा होगा। उसके अलावा इनकम, जॉब, ये सब चीजें तो बढ़ने ही वाली हैं, इसका भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, टेक्निकल स्टैंडर्डाइज, लैंग्वेज बैरियर, ये अलग अलग चीजें हैं। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करेंगे तो लैंग्वेज बैरियर तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क, दूसरी कंट्री में स्टेबिलिटी ही नहीं है तो क्या ही व्यापार होगा, खाक व्यापार होगा क्या? तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हो और दूसरी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ गई तो फिर फॉरेन ट्रेड पे असर होगा। तो फॉरेन ट्रेड का डिसएडवांटेज ही है कि फॉरेन ट्रेड होता था तभी तो आप पे असर हो गया ना। व्हाइल सच बैरियर प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उसके अलावा हम लोग अब फॉरेन ट्रेड पे रिलाई कर रहे हैं, बाहर की चीजों को ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, उससे होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको एक टफ कंपटीशन मिलने वाला और उनको नुकसान भी होगा। नेक्स्ट है ट्रेड गैप एंड वल्नरेबिलिटी। ट्रेड गैप कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका और इंडिया का व्यापार चल रहा है, आपको क्या लगता है इंडिया का ज्यादा सामान बिकेगा या अमेरिका का? ऑब्वियसली अमेरिका का, कि क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा ही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि जब अमेरिका एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा और इंडिया में वही प्रोडक्ट जो है अमेरिका के कंपैरिजन में थोड़ा सा लैग कर रहा है तो अमेरिका का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। जब वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा क्योंकि अच्छा था तो ट्रेड गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंट्री जो वल्नरेबल एक्सट्रीम कंडीशन में जाएगी यहां पे उसको नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है कि जब फॉरेन ट्रेडर्स आएंगे तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे असर होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन कॉस्ट, मल्टीपल रूल डोमेस्टिकेशन। अच्छा मैंने वही डॉक्यूमेंटेशन, मैंने आपको ये बताया कि फॉरेन ट्रेड में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, हालांकि सरकारें फिर वो काम करती हैं कुछ रेड टेप को खत्म करने का, लेकिन फिर भी वो चीज तो है ना कि एक्चुअल में तो डॉक्यूमेंटेशन तो लगेंगे लगेंगे, बाहर की कंपनी आ रही है। उसके अलावा मल्टीपल रूल्स हैं, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा झंझट भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है। अक्रॉस कंट्रीज जब आप व्यापार करोगे इंटरनेशनल ट्रेड, विद इन कंट्री आप व्यापार करोगे वो एक नेशनल ट्रेड है। यानी कि जब आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में व्यापार होगा ना, और विद इन द कंट्री जब व्यापार होगा तो वो कुछ डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं की ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया।
तो देखिए दोस्तों, एज पर द डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, चाइना हैज ओवरटेक द यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2023 और 24 के आंकड़े। तो अभी चाइना जो है वो अमेरिका को पार कर गया है भारत के साथ फॉरेन ट्रेड में। तो हम चाइना के साथ अभी थोड़ा सा ज्यादा व्यापार करते हैं कंपैरेटिवली अमेरिका, ठीक है। उसके अलावा विद अ टोटल टू वे कॉमर्स ऑफ 118.4 बिलियन यूएस डॉलर। तो याद रखिएगा कि भारत और चाइना के बीच में इतना व्यापार होता है, इतने आंकड़े हैं ये। इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज बाय 8.7% टू 16.67 बिलियन यूएस डॉलर। तो भारत का अभी जो परसेंटेज है वो 8.7% जो है वो इंक्रीज हुआ है, और इंडिया जो है इतनी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। वाइल इंपोर्ट इंक्रीजेस बाय 3.24%, और इंडिया का इंपोर्ट जो है वो भी बढ़ा है। हालांकि देखिए आप एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट जो है थोड़ा सा नॉर्मल ही है, ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इंपोर्ट भी बढ़ा है, हालांकि बढ़ने का क्रम थोड़ा सा कम है एक्सपोर्ट से। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट टू द यूएस डिप्ड स्लाइटली टू 77.5 बिलियन एंड इंपोर्ट डिक्रीजेस बाय अबाउट 20% टू 40.8 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो अब 77.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है, इतना हमारा अभी यूएस के साथ व्यापार चल रहा है। ये चाइना के साथ है 118.4, और ये अमेरिका के साथ 17.5 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट भी डिक्रीज हुआ है, मतलब भारत जो है चीजों को इंपोर्ट कम करवा रहा है अमेरिका से, तो लगभग 20% जो है इंपोर्ट हमारा कम हुआ। उसके अलावा क्या भैया, अच्छा ये सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, वो वहां मैंने ऊपर ऐड ऑन कर दी है। ये वाला टू वे कॉमर्स नहीं है, टू वे कॉमर्स ही है। 118.3 118.4 इधर है, 118.3 यहां पे आ गया, मतलब अमेरिका से थोड़ा सा कम हो गया है। उसके अलावा था यूएई विद यूएस डॉलर। उसके अलावा तीसरा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा यूएई है। यूएई के आंकड़े याद रखने तो ठीक है, नहीं तो आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए क्रम क्या है, चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर यूएई है। उसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया हो गया। उसके अलावा फिर आता है रशिया, फिर आता है सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। तो ये कंट्रीज है, मेजरली याद रखिएगा। तो सबसे पहली कंट्री है, वन सेकेंड, सबसे पहली कंट्री है चाइना, पहली, दूसरी यूएसए, ठीक है, तीसरी यूएई, फोर्थ क्या है, फोर्थ दोस्तों यूएई के बाद रशिया, फिफ्थ है सऊदी अरेबिया, सिक्स्थ है दोस्तों सिंगापुर। तो ये कुछ 6 बड़ी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत व्यापार करता है, जो कि भारत के ट्रेडिंग पार्टनर्स। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, कौन कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट देख लें तो चाइना के साथ, कोरिया और हांगकांग, ये कुछ आंकड़े ये याद कर लीजिएगा। उसके अलावा ट्रेड सरप्लस किसके साथ चल रहा है, तो ट्रेड सरप्लस फिलहाल यूएसए के साथ जो है वो ट्रेड सरप्लस है। उसके अलावा बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश, इनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। तो चाइना, कोरिया, हांगकांग याद रखिएगा, हांगकांग के अलावा, हाँ ठीक है, हांगकांग 3 कंट्री हैं जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, और बहुत सारी कंट्री ट्रेड सरप्लस जो है वो अच्छा चल रहा है। देखिए अभी थोड़ा सा अमेरिका के साथ कम हुआ है, ये याद रखिएगा। तो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका के अलावा यूके हो गया, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश, कुछ पॉइंट है याद रखिएगा। उसके अलावा ये कंक्लूजन है, फाइनली आपके लिए कंक्लूजन ड्रॉ किया मैंने कि लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। तो हम ये समझ चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है played a vital instrument role in the growth of the contemporary global economy। आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इस वर्ल्ड में फॉरेन ट्रेड एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? दो, थ्रू फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है।
एक्सपैंड कंज्यूमर चॉइस, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से कंज्यूमर चॉइस बढ़ती है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बढ़ता है। तो उसने पहली लाइन में क्या कहा, फॉरेन ट्रेड हैज प्लेड अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ कंटेम्परेरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या क्या ग्रो हुआ, इकोनॉमी ग्रो हुई, लोगों की चॉइसेस ग्रो हुई, चॉइसेस ग्रो होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसके अलावा मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, दुनिया में स्टेबिलिटी बनती है, ठीक है। इट इनेबल कंट्रीज टू एक्सप्लॉइट देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस, प्रमोट स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड से कोई भी कंट्री जो है वो अपनी एडवांटेज को एक्सप्लोर कर सकती है, जहां से उसको बेनिफिट है उस कंट्री के साथ वो व्यापार करे, जहां से उसको नुकसान है उस कंट्री को पीछे छोड़ दे, एंड अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी। और हर एक कंट्री में फॉरेन ट्रेड की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कैपिटल भी इंपोर्ट करवाई जा रही है। मतलब हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जा रहा है या टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इनोवेशंस, ठीक है। इट हाउएवर आल्सो कम्स अलोंग विद द चैलेंज लाइक ट्रेड इम्बैलेंस। लेकिन हर चीज के दो पॉइंट्स होते हैं, प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। आपने बेनिफिट तो बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कॉर्पोरेशन बढ़ा, लोगों की चॉइस बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ अच्छी चीजें होंगी नहीं, कुछ गलत चीजें भी होंगी, कुछ खराब चीजें भी होंगी, डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रेड इम्बैलेंस मतलब हम लोग चाइना से तो चीज मंगाई जा रहे हैं ज्यादा और बेच रहे कम है, तो आपने देखा कि ट्रेड बैलेंस का गैप बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो चुकी है, यानी कि हम वो प्रोडक्ट खुद बना ही नहीं पा रहे हैं, हम डिपेंड हो चुके हैं दूसरी कंट्री पे। उसके अलावा एंड द कॉल फॉर इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, इसलिए इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज बनाना जरूरी है। The ability of nation to navigate the complexities of the foreign trade and global market continue to evolve will be what seals their fate toward economic success and diplomatic relation. The ability to nations to navigate the complexity of foreign trade. तो इस फॉरेन ट्रेड की दुनिया में अगर कोई कंट्री जो है वो बढ़िया ढंग से बैठ जाती है, मतलब एक बढ़िया तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लेती है, जहां पे उसका हम ये देख रहे हैं कि ट्रेड सरप्लस भी नहीं है और ट्रेड डेफिसिट भी नहीं है। कभी कभी ट्रेड सरप्लस देख लिया, कभी कभी ट्रेड डेफिसिट देख लिया, हाँ कभी कभी ट्रेड डेफिसिट भी हो गया, ट्रेड सरप्लस भी हो गया, दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में वो कंट्री जो है वो एक बेटर वे में, बेटर रास्ते में चल पड़ी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर वो कंट्री सिर्फ ट्रेड डेफिसिट में ही है, ट्रेड सरप्लस हो ही नहीं रहा, तो फिर उस कंट्री की किस्मत ऊपर वाले के भरोसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इसी चीज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।